अगर आपका सपना है पटवारी बनना, अगर आपका सपना है पटवारी बनकर अपने गांव में सरकारी नौकरी करना, तो मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए लाया हूं बायोलॉजी के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गाइज, आपको ध्यान रखना है, पटवारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगी। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है, मां के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। आपको ध्यान रखना है गाइज, मां के दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता। गाइज, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो मां का दूध होता है उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोलेस्ट्रम कहा जाता है मां के दूध को। गाइज, दूध में विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, दूध में विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि विटामिन सी होता है दोस्तों ये दूध में नहीं पाया जाता। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं, मां के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो गाइज, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। दूसरी बात यह आती है दोस्तों कि मां के दूध को कहा जाता है, तो दोस्तों मां का जो दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। दोस्तों, दूध में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है और दोस्तों विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने वाले यंत्र में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पारा, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पारा। दोस्तों, रक्त दाब मापने वाले यंत्र को कहा जाता है स्पेग्मोमेनोमीटर। क्या कहा जाता है गाइज? स्पेग्मोमेनोमीटर कहा जाता है और इस यंत्र में आपको ध्यान रखना है पारा धातु का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, आपको पता है रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर किस में मापा जाता है? तो दोस्तों धमनी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? धमनी में मापा जाता है। और बात आती है कौन सी धमनी में मापा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आयोटा जो धमनी होती है, इस आयोटा धमनी में ब्लड प्रेशर मापा जाता है। इस आयोटा धमनी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे सबसे बड़ी धमनी या फिर दोस्तों महाधमनी भी कहा जाता है। सबसे बड़ी धमनी या फिर महाधमनी भी कहा जाता है किसे? इस आयोटा को। गाइज, एक बार मैं फिर आपका रिवीजन करवा देता हूं, रक्त दाब मापने वाले यंत्र में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पारा धातु का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारा रक्त दाब ब्लड प्रेशर मापा जाता है, उसे स्पेग्मोमेनोमीटर कहा जाता है उस यंत्र को। अब दोस्तों बात यह आती है कि रक्त दाब किस में मापा जाता है? तो दोस्तों धमनी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? धमनी में मापा जाता है। और कौन सी धमनी में मापा जाता है? तो आयोटा में मापा जाता है मेरे भाई, आयोटा में। इस आयोटा को सबसे बड़ी धमनी या फिर दोस्तों महाधमनी भी कहा जाता है। गाइज, मैं आपको बता दूं, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपको ध्यान रखना है, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जबकि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 28 फरवरी। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है गाइज? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है गाइज 1 दिसंबर को, और दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। गाइज, आपको पता होगा मैं बायोलॉजी की
चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। अगर आपने हमारे विटामिन, ब्लड, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र इन सब की वीडियो नहीं देखी है गाइज, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए कैल्सीफेरोल, ऑप्शन नंबर बी रेटिनोल, ऑप्शन नंबर सी टोकोफेरोल, ऑप्शन नंबर डी नेप्थोक्विनोन। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्सीफेरोल। दोस्तों कैल्सीफेरोल होता है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। गाइज विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनोल, जबकि दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है वो होता है दोस्तों टोकोफेरोल। और दोस्तों विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नेप्थोक्विनोन। डायरेक्ट दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार लगा लीजिए। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन होता है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों थायमिन होता है। इन सब का आपको ध्यान रखना है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की जिस शाखा में लीवर का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हिपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी कार्डियोलॉजी। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हिपेटोलॉजी। दोस्तों विज्ञान के जिस शाखा में लीवर का अध्ययन किया जाता है, यकृत का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में ब्लड का अध्ययन, खून का अध्ययन, रक्त का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हृदय का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। विज्ञान की जिस शाखा में लीवर का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हीमेटोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हृदय का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को दोस्तों कार्डियोलॉजी कहा जाता है। गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे। ऑप्शन नंबर ए है स्तनपायी जो लुप्त हो गए, ऑप्शन नंबर बी है विशाल शाकाहारी जंतु, ऑप्शन नंबर सी है अंडा देने वाले स्तनपायी, ऑप्शन नंबर डी सरीसृप जो लुप्त हो गए। गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सरीसृप जो लुप्त हो गए। दोस्तों डायनासोर क्या थे? एक प्रकार का सरीसृप था। सरीसृप का मतलब होता है दोस्तों जो जीव रेंग कर चलते हैं उन्हें हम सरीसृप में रखते हैं, रेप्टाइल्स में रखते हैं। तो आप कह सकते हो कि डायनासोर एक प्रजाति थी जो लुप्त हो गई। और दोस्तों कौन सी प्रजाति थी? तो वह सरीसृप थे, रेप्टाइल्स थे। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए रोबोटुक ने, ऑप्शन नंबर बी स्वानसन ने, ऑप्शन नंबर सी ए.के. शर्मा ने, ऑप्शन नंबर डी वाटसन व क्रिक ने। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाटसन व क्रिक ने। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन है हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो गाइज आपको ध्यान रखना है वाटसन व क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। गाइज अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए रोबोटुक की। तो गाइज रोबोटुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है स्वानसन। दोस्तों स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा को दोस्तों भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक बार दोस्तों मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन व क्रिक ने दिया था। रोबोटुक को दोस्तों कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, विटामिन के घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए वसा में,
ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वसा में। गाइज विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, दोस्तों ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों बात की जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और दोस्तों बी के जितने भी टाइप है वे सभी, और दोस्तों विटामिन सी ही जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं गाइस, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। विटामिन के घुलनशील होता है दोस्तों, वसा में घुलनशील होता है, और वसा में इसके अलावा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे के सारे ही विटामिन घुलनशील होते हैं। जबकि विटामिन बी और बी के टाइप और विटामिन सी दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसके भार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसकी ऊंचाई द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसमें वार्षिक बलों की संख्या के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी इसकी जड़ों की लंबाई के आधार पर। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। और आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें वार्षिक कुलों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पलिहा, ऑप्शन नंबर बी कुफर कोशिका, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पलिहा। पलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? दोस्तों आपको पता होगा आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो एनसीईआरटी कहती है कि 120 दिन का होता है, जबकि सीजीएल कहती है कि 90 से लेकर के 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। दोस्तों अर्थात इसका मतलब यह है कि आरबीसी प्रत्येक 120 दिन में मर जाती है। तो दोस्तों मरी हुई आरबीसी को भक्षण करने के लिए, मरी हुई आरबीसी को खत्म करने के लिए हमारे शरीर में लगभग 99% आरबीसी का जो भक्षण करता है दोस्तों वो पलिहा करता है, और लगभग दोस्तों 1% जो मरी हुई आरबीसी को भक्षण करता है वो कुपर कोशिकाएं करती है। इसलिए दोस्तों इस पलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। आरबीसी का जीवन काल दोस्तों 120 दिन होता है एनसीईआरटी के तहत, और दोस्तों सीजीएल कहती है कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 90 से लेकर के 120 दिन होता है। दोस्तों जब आरबीसी 120 दिन के बाद में मर जाती है तो उनको भक्षण, उनको खत्म करने का कार्य पलिहा करता है लगभग 99%, और दोस्तों 1% करती है कुफर कोशिकाएं। दोस्तों ये पलिहा 99% आरबीसी का भक्षण करता है, इस कारण से आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और दोस्तों 1% कुफर कोशिकाएं करती है। कभी आज तक एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता कि भाई आरबीसी का कब्रिस्तान कुफर कोशिकाओं को भी कहा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में पलिहा हो तो दोस्तों पलिहा जरूर करके आना। अगर पलिहा नहीं हो तब जाकर के आप कुफर कोशिकाएं कर सकते हो। एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से ये और निकलता है कि कॉपर कोशिकाएं कहां पाई जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो हमारा लीवर होता है, जो यकृत होता है, इस लीवर में दोस्तों हमारी कॉपर कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, रक्त को रक्त बैंक में किस ताप पर रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 6.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इस तापमान पर हम रक्त को रक्त बैंक में रख सकते हैं। बात क्लियर है, जिससे कि वह जल्दी खराब ना हो। बात क्लियर है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है? ऑप्शन नंबर ए लाइपेज से, ऑप्शन नंबर बी पित्त से, ऑप्शन नंबर सी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लाइपेज एंजाइम से वसा का पाचन होता है। और दोस्तों जो वसा होती है, इस वसा को लाइपेज एंजाइम है पित्त रस से दोस्तों वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है।
लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है। तो दोस्तों आपसे एंजाइम पूछा है तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, लाइपेज होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि वसा का पाचन निम्न में से कौन करता है तो गाइज आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइपेज एंजाइम और दोस्तों पितरस दोनों ही वसा के पाचन में सहायक होते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं पितरस का निर्माण होता है लीवर में। पितरस दोस्तों पित्ताशय में जाकर के जमा होता है और दोस्तों छोटी आंत में आकर के कार्य करता है। गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है तो आपका राइट आंसर होगा लाइपेज से, लाइपेज एंजाइम से। दोस्तों वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य कौन करता है, लाइपेज और पितरस दोनों करता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि वसा के पाचन में कौन कौन सहायक होते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है लाइपेज एंजाइम और पितरस दोनों ही सहायक होते हैं। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है जठर रस का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 2.2, ऑप्शन नंबर बी 7.4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2.2 जठर रस का पीएच मान होता है। जबकि दोस्तों जो हमारा ब्लड होता है इस ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और दोस्तों मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है दोस्तों 6। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। जठर रस का पीएच मान 2.2 होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर आते हैं। राजस्थान में प्रथम एड्स रोगी कहां पाया गया। ऑप्शन नंबर ए मंढोर जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी पुष्कर अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी गोगुंदा उदयपुर में, ऑप्शन नंबर डी सोहिमादपुर में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है राजस्थान में प्रथम एड्स रोगी कहां पाया गया था तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुष्कर अजमेर में पाया गया था। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए रात्रि में, ऑप्शन नंबर बी दिन व रात्रि में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी केवल दिन में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी केवल दिन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होते हैं दोस्तों। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।